सभी साथियों को नमस्कार। हम लोग पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं वेलफेयर इंस्पेक्टर। ये ईस्टर्न रेलवे का पेपर है जो 6 दिसंबर 2025 को हुआ था। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि पहला प्रश्न ये है कि रेलवे कर्मचारी कार्य के घंटे और विश्राम की अवधि नियम 2005 के तहत स्वास्थ्य शिक्षकों और जिला विस्तार शिक्षकों को, जिसमें पुरुष और महिला दोनों सम्मिलित हैं, कि किस श्रेणी के कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों इसे एक्सक्लूडेड कैटेगरी में रखा गया है, यानी पहला प्रश्न का आंसर है बी। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, रेलवे सेवक कार्य के घंटे विश्राम की अवधि नियम 2005 के अंतर्गत गोपनीय क्षमता में नियोजित रेल सेवकों में निम्नलिखित में शामिल है, यानी रेलवे सर्वेंट एम्प्लॉयड इन कॉन्फिडेंशियल कैपेसिटी अंडर रेलवे सर्वेंट आवर ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल 2005 इंक्लूड्स। तो इसमें कौन से हैं जो कॉन्फिडेंशियल कैटेगरी में आते हैं? तो पहला है कि स्टेनोग्राफर आइदर इन सेपरेट कॉन्फिडेंशियल सेल और अटैच्ड टू ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, ये सही है। ये भी आते हैं साइफर ऑपरेटर्स, ये भी आते हैं कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट, गोपनीय सहायक और व्यक्तिगत सहायक, ये सारे कर्मचारी कॉन्फिडेंशियल कैपेसिटी में आते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, यानी प्रश्न संख्या 2 का आंसर डी, ये सारे आते हैं। एक ही स्टेशन के भीतर स्थानांतरण के लिए जहां निवास में कोई परिवर्तन शामिल नहीं है, समग्र स्थानांतरण अनुदान मूल वेतन के कितने प्रतिशत पर भुगतान किया जाता है? क्वेश्चन 3 है, फॉर ट्रांसफर विद इन द सेम स्टेशन वेयर नो चेंज ऑफ रेजिडेंस इज इन्वॉल्व्ड, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट इज पेड एट व्हाट परसेंटेज ऑफ बेसिक पे? तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर है डी, जिसमें आवास स्थानांतरण लागू नहीं होंगे उसमें कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा। अगर आवास को 20 किलोमीटर के दूरी से ज़्यादा ट्रांसफ़र हुआ, जिसमें 20 किलोमीटर की दूरी से ज़्यादा है, तो उसको 80% दिया जाता है। लेकिन अगर 20 किलोमीटर के अंदर है और जहां आवास परिवर्तन होता है वहां 1/3 दिया जाता है। तो ये 3 कंडीशन आते हैं। इसमें कहा यह गया है कि किसमें जहां आवास परिवर्तन शामिल नहीं है और कोई डिस्टेंस भी तय नहीं किया गया है, तो वहां पर सीटीजी कितना दिया जाएगा? तो इसमें सीटीजी नहीं दिया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, ऑन टेक्निकल रेजिग्नेशन फ्रॉम रेलवे सर्विस बाय ए रेगुलर रेलवे एम्प्लॉई his her lien will be maintained in the parent cadre for period of 24 months। नियमित रेलवे कर्मचारी द्वारा इस्तीफा देने पर उसकी मूल कैडर में लीन कितने महीने तक बनाए रखा जाता है? तो ये दोस्तों 2 साल यानी 24 महीने तक बनाए रखा जाता है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग दोस्तों, कि एक्सपेंडिचर अंडर स्टाफ वेलफेयर एंड एमिनिटीज इज चार्ज टू विच डिमांड नंबर, यानी कर्मचारी कल्याण एवं सुविधाओं के अंतर्गत व्यय किस मांग संख्या पर प्रभारित किया जाता है? तो प्रश्न संख्या
5 का उत्तर है डिमांड नंबर सी 11। डिमांड नंबर 11 पर ये जो सारी सुविधाएं हैं, वेलफेयर एमिनिटीज़, ये आते हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। कैनन्स ऑफ फिनेंशियल प्रॉपर्टी आर इनकॉर्पोरेटेड इन। वित्तीय शुद्धता के सिद्धांत किसमें शामिल है? तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर होगा बी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड। 7वां प्रश्न है दोस्तों कि प्रोविजन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस इज डील विथ रूल ऑफ। तो कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न की निषेधता रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल 1966 के किस नियम के अंतर्गत आती है? तो नियम 3 का सी। बहुत सारे नियम हैं दोस्तों। कंडक्ट रूल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप किसी भी डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अगला प्रश्न है कि विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड फॉर इशू द ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन अंडर D&R रूल 1968। इसमें कह रहा है कि D&A नियम, डिसिप्लिन एंड अपील नियम 1968 के अंतर्गत निलंबन आदेश जारी करने के लिए निलंबन आदेश। तो SF2 होता है दोस्तों डीम्ड सस्पेंशन, SF1 होता है सस्पेंशन, SF4 होता है सबसिस्टेंस, SF4 रिवोकेशन होता है और सस्पेंशन का रिवोकेशन SF4 से होता है। और SF3 होता है जिसमें हम लोग सबसिस्टेंस अलाउंस की मांग करते हैं, यानी इसमें होगा एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट की इसमें बात की जाती है। अगला चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 9 की तरफ। तो व्हाट इज द मिनिमम फैमिली पेंशन अंडर 7th पे कमीशन? न्यूनतम पारिवारिक पेंशन क्या है? तो न्यूनतम पारिवारिक पेंशन है दोस्तों 9,000। मिनिमम इतना देना चाहिए, मिलना चाहिए, ये नियम है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्लेम्स फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल चार्ज शुड बी प्रीफर्ड विद इन हाउ मेनी मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट? यानी चिकित्सा प्रतिपूर्ति की दावा उपचार पूरा होने की तिथि से कितने महीने के भीतर किया जाना चाहिए? तो ये दोस्तों 6 महीने में आपको क्लेम कर देना है। यानी प्रश्न संख्या 10 का आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा 6 महीने में आपको रिमबर्समेंट के लिए एप्लीकेशन दे देना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फुल फॉर्म ऑफ DLI यानी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, इसका होता है मतलब, तो इसका होगा प्रश्न संख्या 11 का आंसर होगा बी, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस। आता है कभी डेथ लिंक दे देगा तो फंसना नहीं है, हमेशा होता है डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अंडर विच रूल ऑफ द रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल 1966 इज अ रेलवे सर्वेंट प्रोहिबिटेड फ्रॉम बिकमिंग ए मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? रेलवे सेवा जो नियम है, कंडक्ट रूल है कि किस नियम के तहत रेलवे कर्मचारी को राजनीतिक दल का सदस्य बनने से रोका गया है? तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर है डी। इसमें नियम 5 में आपको बताया गया है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं बन सकते हैं। सारे नियम याद होना चाहिए दोस्तों। आगे की तरफ बढ़ते हैं। डिस्कस किया जा सकता है लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए छोड़ रहे हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो सारा नियम डिस्कस करते हुए हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्राण का पूरा
नाम क्या है और कितने अंकों का होता है। तो प्राण जो हम लोग एनपीएस का जो अकाउंट ओपन कराते हैं तो उसमें प्राण की बातें होती है। तो ये होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर और ये 12 नंबर का होता है। तो ये होगा प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा बी, परमानेंट अकाउंट नंबर। और इसकी कितनी होती है संख्या, तो ये 12 होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 13 पर, प्रश्न संख्या 13 पर 14 पर कि व्हाट डज PFDRA स्टैंड फॉर। PFDRA स्टैंड्स फॉर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका आंसर होगा डी, पेंशन फंड डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट, PFRDA। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। Encashment of leave on average pay while availing pass during service cannot be more than 60 days। यानी औसत वेतन अवकाश सेवा के दौरान रेलवे पास लेते समय नकदीकरण की सीमा 60 दिनों से अधिक नहीं हो सकती है। इसके लिए आपको मिनिमम 30 दिन का छुट्टी नकदीकरण करने के बाद बचा होना चाहिए, तभी ये अवेल किया जा सकता है। और एक बार में ये 10 छुट्टी ही आप इनकैशमेंट करा सकते हैं, जिसमें मिलता है आपको बेसिक प्लस DA को हम लोग डिवाइड करते हैं 30 दिन से, तो एक दिन का निकल जाता है। उसके बाद हम लोग उसको 10 से गुना करते हैं, तो जितना प्राप्त होना रहता है वो टोटल ये है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OIRMS। तो OIRMS का फुल फॉर्म है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन नहीं, ऑनलाइन इंडेंटिंग एंड ऑनलाइन इंडेंटिंग एंड रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यानी प्रश्न संख्या 16 का आंसर होगा आपका डी, ऑनलाइन इंडेंटिंग एंड रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 17 के पास, अंडर विच प्रोविजन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी स्टाफ कैंटीन फॉल्स। वैधानिक स्टाफ कैंटीनों की स्थापना किस प्रावधान के तहत की जाती है। तो ये है फैक्ट्री एक्ट 1948 में वेलफेयर जो पार्ट है उसमें कैंटीन की स्थापना की बात की गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। व्हेन वाज द फर्स्ट स्कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश्ड। पहला केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कब स्थापित किया गया था। तो ये 1/11/1985 में किया गया था। 1/11/1985 में किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SLP इन लीगल कंटेक्स्ट। तो कानूनी संदर्भ में SLP का पूर्ण रूप क्या है, यानी स्पेशल लीव पिटीशन। ओके, आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। एंटीसिपेटेड वैकेंसीज फॉर नेक्स्ट मंथ। कितने महीने के लिए, किसके लिए, नॉन सिलेक्शन पोस्ट के लिए, यानी गैर चयन पदों के लिए अगले कितने महीनों की प्रत्याशित रिक्तियों पर विचार किया जाता है। तो नॉन सिलेक्शन के लिए नेक्स्ट 12 मंथ के लिए, सिलेक्शन के लिए नेक्स्ट 15 मंथ के लिए, एक्स कैडर के लिए नेक्स्ट 24 मंथ्स के लिए, और ग्रुप C टू ग्रुप B पोस्ट के लिए नेक्स्ट 30 मंथ्स के लिए की जाती है दोस्तों।
अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल फॉर मोर देन 100 किलोमीटर बट लेस देन 2000 किलोमीटर इज मोर देन 1000 किलोमीटर बट लेस देन 2000 किलोमीटर, तो ये होगा आपका 12 दिन। 12 दिन होता है दोस्तों। अगर 1000 से कम है तो ये 10 दिन की मिलती है। अगर 2000 से ज़्यादा है तो 15 दिन की मिलती है। लेकिन अगर 1000 और 2000 के बीच में है तो ये 12 दिन की मिलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रनिंग अलाउंस इज डिस्क्राइब्ड इन विच चैप्टर ऑफ IREM? वॉल्यूम 1। तो रनिंग अलाउंस की चर्चा ये चैप्टर 9 में किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। रिटेंशन ऑफ रेलवे क्वार्टर इन केस ऑफ डेथ ऑफ द अलॉटी एम्प्लॉय इज परमिसेबल फॉर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ पेमेंट ऑफ नॉर्मल रेंट? आवंटित कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में सामान्य किराए के भुगतान पर रेलवे क्वार्टर को कितने महीने क्वार्टर रखने की अनुमति है? तो ये होगा आंसर दोस्तों पहला 24, यानी प्रश्न संख्या 23 का आंसर होगा 24 महीने आप यानी 2 साल किसी भी कर्मचारी की मृत्यु पर आप क्वार्टर को रख सकते हैं। आगे चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ HRMS। HRMS का फुल फॉर्म क्या है? ये तो हम लोगों का नौकरी का आधार ही हो गया दोस्तों। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, यानी प्रश्न संख्या 24 का आंसर होगा ए। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन संख्या 25 की तरफ। मैक्सिमम परसेंटेज फॉर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यानी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के लिए पेंशन के कम्यूटेशन का अधिकतम प्रतिशत मूल पेंशन का कितना हो सकता है? तो अधिकतम ये 40% हो सकता है। ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। आप चाहे तो करा भी सकते हैं, आप चाहे तो ना भी करा सकते हैं। इसका पेंशन अकुमुलेशन का एक फॉर्मूला होता है, कैलकुलेशन उसको किया जाता है। उसको आगे आने वाले वीडियो में कैसे कैलकुलेट है उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि PF कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पेंशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पेंशन कम्यूटेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी कैलकुलेशन वाली है उसको एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। ए मंथली मेडिकल अलाउंस ऑफ 1000 rupees is provided to railway pensioner family pensioner who resides beyond how many kilometers from railway hospitals? रेलवे अस्पतालों से कितने किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहने वाले रेलवे पेंशनर या पारिवारिक पेंशनरों को 1000 प्रति माह रुपये का चिकित्सा भत्ता दिया जाता है? तो ये 2.5 किलोमीटर से जो दूर रहते हैं उनको 1000 रुपये दिया जाता है। प्रश्न संख्या 26। अगला बढ़ते हैं दोस्तों 27 नंबर पर। पैटर्निटी लीव में बी अवेल्ड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ चाइल्ड्स डिलीवरी और एडॉप्शन अंडर द रेलवे रूल्स। रेलवे नियमों के तहत बच्चे को जन्म देने या गोद लेने की तारीख से 6 महीने के भीतर पितृत्व अवकाश का लाभ उठाया जा सकता है। तो इस प्रश्न संख्या 27 का आंसर हो जाएगा C। अगला चलते हैं दोस्तों। इन विच ईयर डिड द पेमेंट वेजेज एक्ट केम इनटू फोर्स? पेमेंट वेजेज एक्ट तो ये है 1936 में आया था दोस्तों। अब कह रहा है कि केम इनटू फोर्स, तो इसका आंसर होगा डी। आ गया था तो 1936 में, लेकिन लागू हुआ था ये 28 मार्च 1937 से। पेमेंट वेजेज एक्ट लागू हुआ था 37 से।
आ गया था पेमेंट वेजेज एक्ट 1936 में, इनैक्टमेंट हो गया था, लेकिन इन्फोर्समेंट हुआ था 28 मार्च 1937 को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ए सिंगल वैकेंसी इन सिलेक्शन में बी रिजर्व फॉर, एक वैकेंसी है किसी चयन में एकमात्र रिक्ति केवल यूआर के लिए आरक्षित की जाती है। ये यूआर पोस्ट के लिए जाती है दोस्तों। What quantum of DCRG is withheld for non-vacation of railway quarters? रेलवे क्वार्टर के खाली न होने पर डीसीआरजी की कितनी राशि को रोकी जाती है? तो ये पूरी राशि रोक दी जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाउ मेनी सेट्स ऑफ स्कूल चेक पास कैन बी इशू इन ए ईयर? तो एक वर्ष में स्कूल चेक पास के कितने सेट जारी किए जाते हैं? तो ये 3 सेट। मैन पावर प्लानिंग फैसिलिटेट्स मानव संसाधन योजना, तो प्रमोशन राइट टाइम करेगा, सरेंडर ऑफ पोस्ट करेगा, रिक्रूटमेंट करेगा। तो ये 32 का आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। प्रश्न संख्या 33 का दोस्तों, प्रश्न संख्या 33 का है कि शिक्षा सहायता की छूट, ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति और हॉस्टल सब्सिडी कितने बच्चों तक उपलब्ध होती है? तो ये आपको 2 बच्चों तक उपलब्ध होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। फर्स्ट कम लास्ट गो एंड लास्ट कम फर्स्ट गो इज द प्रिंसिपल ऑफ, पहले आए और अंतिम जाए, अंतिम आए और पहले जाए, ये किसका सिद्धांत है? यानी फीफो बोलते हैं इसे। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी, ये छंटनी के समय ये नियम लागू होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। फुल फॉर्म ऑफ प्रेम, प्रेम का पूरा रूप क्या है? तो प्रश्न संख्या 35 है, इसका फुल फॉर्म होता है पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इन मैनेजमेंट। ये प्रेम है, इसका गठन 1995 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंडर एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 द वर्ड एम्प्लॉय इज डिफाइंड इन द सेक्शन, यानी कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत कर्मचारी शब्द बढ़िया सवाल है, किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो सेक्शन 2 का उपनियम 1 का उपनियम N में किया गया है कर्मचारी शब्द को परिभाषित, यानी क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा ए। आगे चलते हैं दोस्तों। द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कैन नेवर एक्ट एज इंक्वायरी ऑफिसर, गिव योर व्यूज। अनुशासनात्मक प्राधिकारी कभी भी जांच अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकता, आपका मत क्या है? तो इसमें होता है कि जरूरी नहीं है कि इंक्वायरी ऑफिसर को नियुक्त किया ही जाए, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी ऑफिसर का भी कार्य कर सकते हैं। तो ये गलत है, यानी इसका आंसर होगा बी, यानी कार्य कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। एज 7th पे कमीशन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नॉन प्रैक्टिस अलाउंस? डॉक्टरों को ये जो मिलता है NPA, इसकी प्रतिशत कितनी है? तो ये होता है 20, यानी 38 का आंसर हो जाएगा सी दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 39
DCRG of retired employee is stopped till she vacates the railway quarter. सेवानिवृत्त कर्मचारी का DCRG तब तक रोका जाता है जब वह रेलवे क्वार्टर खाली नहीं कर देता है। तो क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। Which period is applicable to get night duty allowance during the night working? रात्रि कार्य के दौरान नाइट ड्यूटी भत्ता प्राप्त करने के लिए कौन सी अवधि लागू होती है? तो नाइट ड्यूटी के समय आपको रात के 10 से 6 बजे तक काम करना होता है, यानी 40 का ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। स्टडी लीव इज काउंटेड एज सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग इंक्रीमेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या वेतन वृद्धि के उद्देश्य के लिए अध्ययन अवकाश सेवा में जोड़ा जाता है? तो हाँ, जोड़ा जाता है। तो अगला क्वेश्चन का आंसर है 41 का ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों 42 नंबर पर। विच फॉर्म इज इशूड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर अंडर D&R रूल। D&R नियमों के तहत जांच अधिकारियों की नियुक्ति के लिए कौन सा फॉर्म जारी किया जाता है? तो इसका आंसर है SF7। SF7 में आपको इंक्वायरी ऑफिसर, SF11 में आपका होता है माइनर पेनल्टी, SF5 है मेजर पेनल्टी, SF1 है सस्पेंशन। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्टाफ विथ ग्रेड पे मोर देन 1800 एंड अप टू 2400 आर इंटाइटल्ड टू विच टाइप ऑफ क्वार्टर। जिन कर्मचारियों का ग्रेड पे 1800 से अधिक और 2400 तक हैं, वे किस प्रकार के क्वार्टर के हकदार हैं? तो वे हैं टाइप 2 के अधिकार। तो यानी प्रश्न संख्या 43 का आंसर होगा ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। द पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन बीइंग मेड एनुअली अंडर SBF इज। SBF के तहत प्रति वर्ष की जाने वाली प्रति व्यक्ति अंशदान राशि कितने हैं? तो ये है 800 रुपये। इसमें 15 मदें होती हैं जो विभिन्न टाइप की मदों पर खर्च की जाती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों 45। मैक्सिमम कंपैशनेट अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस इज। यानी सेवा से हटाए गए कर्मचारी को अधिकतम सहानुभूति भत्ता, मुआवजे, पेंशन का कितना होता है? तो ये 2/3 दिया जाता है। प्रश्न संख्या 45 का आंसर है सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर एक्सीजिंग द ऑप्शन आफ्टर पे फिक्सेशन ऑन प्रमोशन। प्रमोशन पर वेतन निर्धारण के विकल्प देने की समय सीमा क्या है? तो ये है 1 महीना। इसमें 2 तरह होता है, एक प्रोफोर्मा फिक्सेशन होता है और एक डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट का होता है। एक रूल 10 काम करता है, एक रूल 13 काम करता है। आगे चलते हैं दोस्तों। एज रिलैक्सेशन फॉर OBC कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट सर्विस इज। यानी OBC सरकारी सेवा में भर्ती के लिए OBC उम्मीदवारों की आयु में कितनी छूट दी जाती है? तो ये है 3 वर्षों की छूट दी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन आर मेंशन इन विच सेक्शन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। यानी सूचना के अधिकार अधिनियम के किस सेक्शन में सूचना का खुलासा न करने की छूट का उल्लेख है? तो यह सेक्शन 8 है दोस्तों। यानी प्रश्न संख्या 48 का आंसर हो गया बी। आगे की तरफ चलते हैं। अंडर द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 ए चाइल्ड हु हैज
not completed his 14 years। बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम 1986 के तहत बालक वह होता है जिसने अपनी 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। आगे तरफ के चलते हैं दोस्तों। रेलवे पेंशन फॉर रेलवे सर्वेंट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो रेलवे कर्मचारियों के लिए रेलवे पेंशन की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 16 नवंबर 1957 में ये किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर। तो ये कब लागू किया गया था? श्रमिक मुआवजा अधिनियम। तो श्रमिक मुआवजा अधिनियम 1923 में लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अकॉर्डिंग टू द रेलवे रूल्स स्टडी लीव काउंटेड एज सर्विस फॉर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। रेलवे नियमों के अनुसार अध्ययन अवकाश निम्न सभी के लिए सेवा के रूप में गिना जाता है। तो ये किसके लिए काउंट किया जाता है दोस्तों? तो ये प्रश्न संख्या 52 का डी है। तो ये जोड़ा जाता है सहानुभूति अपॉइंटमेंट के लिए, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए स्टडी लीव को सर्विस में काउंट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू रूल 303 सब रूल A of IREM, candidates sent for initial training will have their seniority determined। IREM के नियम 303 के उप नियम A के अनुसार प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए भेजे गए उम्मीदवारों की वरिष्ठता कैसे निर्धारित की जाएगी? तो जो मेरिट ऑब्टेन्ड होता है ट्रेनिंग में उसके अनुसार पर किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाउ मेनी इंसेंटिव इंक्रीमेंट शैल बी ग्रांटेड टू ए रेलवे सर्वेंट इन इंटायर सर्विस कैरियर ऑन स्पोर्ट्स अकाउंट। खेल उपलब्धियों के आधार पर एक रेलवे कर्मचारी को पूरे सेवा काल में कितने प्रोत्साहन वेतन प्रदान किए जा सकते हैं? तो प्रश्न संख्या 54 का आंसर होगा सी। इसमें 5 इंक्रीमेंट इनको प्रदान किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एज पर IREC रूल 556 स्टडी लीव में बी ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट्स प्राइमरीली टू। IREC नियम यानी इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड नियम 1956 के अनुसार अध्ययन अवकाश मुख्य रूप से रेलवे कर्मचारियों को किस लिए दिया जा सकता है? यानी उसका होगा प्रश्न संख्या 55 का आंसर है यानी बी। स्टडी साइंटिफिक टेक्निकल और सिमिलर प्रॉब्लम्स अंडरगो स्पेशल कोर्सेज। वैज्ञानिक तकनीकी या समान समस्याओं का अध्ययन या विशेष पाठ्यक्रम करने के लिए ये आपको स्टडी लीव दी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं दोस्तों। 56 अंडर स्टडी लीव रूल ए रेलवे सर्वेंट मस्ट। अध्ययन अवकाश के नियमों के तहत रेलवे कर्मचारी को क्या करना चाहिए? तो प्रश्न संख्या 56 का आंसर हो जाएगा सी। सबमिट करना चाहिए एप्लीकेशन को प्रॉपर चैनल यानी उचित चैनल के माध्यम से आवेदन जमा करें और पाठ्यक्रम व परीक्षा का उल्लेख करें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू IREC 1302 FR फंडामेंटल रूल 17 ए रेलवे सर्वेंट बिगिंस टू ड्रॉ द पे एंड अलाउंस ऑफ पोस्ट फ्रॉम। यानी IREC 1302 FR रूल 17 के नियम के अनुसार रेलवे कर्मचारी किसी पद और वेतन भत्ते कब से प्राप्त करना शुरू करता है? तो पद की जिम्मेदारी संभालने की तारीख से। यानी प्रश्न संख्या 57 का आंसर हो गया बी। डेट ही एज्यूम्स ड्यूटी ऑफ द पोस्ट।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। एज पर प्रोविजो अंडर IREC 1302 FR एन ऑफिसर एबसेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट अथॉरिटी इज, यानी IREC 1302 FR 17 के प्रावधानों के अनुसार बिना अनुमति के ड्यूटी उपस्थित अधिकारी है, किसी भी वेतन का हकदार नहीं होता है। यानी प्रश्न संख्या 58 का आंसर हो गया सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। इफ चार्ज ऑफ ए पोस्ट इज ट्रांसफर्ड इन द आफ्टरनून, द गवर्नमेंट सर्वेंट बिगिंस टू ड्रॉ पे एंड अलाउंस फ्रॉम। यदि किसी पद का चार्ज दोपहर में हस्तांतरित किया गया है तो कर्मचारी वेतन और भत्ते कब से प्राप्त करना शुरू करेगा? तो ऐसे दिन में नेक्स्ट डे से उसको भत्ते और वेतन दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, द डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 डू नॉट अप्लाई टू, यानी अनुशासन और अपील नियम 1968 किस पर लागू नहीं होते हैं? तो ये आपके कैजुअल लेबर पर लागू नहीं होते हैं, ये तीनों पर लागू होता है। प्रश्न संख्या 61 है, निलंबन क्या है? निलंबन क्या है? निलंबन एक मेजर पेनल्टी है, माइनर पेनल्टी है, पनिशमेंट है? नहीं, निलंबन एक प्रक्रिया है, प्रशासनिक प्रक्रिया है। तो क्या है ये? प्रश्न सी, क्वेश्चन संख्या 61 का आंसर होगा सी। यह एक पेनाल्टी नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। ए रेलवे सर्वेंट इज डीम्ड टू हैव बीन सस्पेंडेड इफ डिटेन्ड इन कस्टडी फॉर मोर देन, यदि किसी रेलवे कर्मचारी को कितने समय से अधिक हिरासत में रखा जाएगा तो उसे निलंबित माना जाएगा। तो यानी अगर वो 24 घंटे डिटेंशन में रहता है, यानी कैद में रहता है, यानी जेल में रहता है, तो उसे निलंबित माना जाएगा। इसके लिए SF2 जारी किया जाता है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। फर्स्ट रिव्यू ऑफ सस्पेंशन मस्ट बी डन। हाँ, ये निलंबन की पहली समीक्षा कब करनी चाहिए? तो ये 3 महीने के भीतर कर लेना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। सस्पेंशन ड्यूरिंग सस्पेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडमिसिबल। तो निलंबन के दौरान क्या मिलता है? तो उनको निर्वाह भत्ता दिया जाता है। अगला चलते हैं दोस्तों, क्या स्वीकार है? ठीक है। प्रश्न संख्या 65 है, लघु दंड लगाने के लिए चार्जशीट किसे जारी किया जाता है? तो माइनर पेनल्टी लागू करने के लिए SF11 का इस्तेमाल किया जाता है। SF5 है मेजर पेनल्टी, SF7 है इंक्वायरी ऑफिसर, SF8 है प्रेजेंटिंग ऑफिसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपील डज नॉट लाई अगेंस्ट। अपील लाई नहीं करता है, किस निम्नलिखित में किसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है? तो सी टाइप, यानी है एन इंटरलोकेटरी ऑर्डर ड्यूरिंग इंक्वायरी। जांच के दौरान अंतरिम आदेश में ये अपील लाई नहीं होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। द रेलवे सर्वेंट पास रूल 1968 अप्लाई टू ऑल रेलवे सर्वेंट एक्सेप्ट। तो यानी गैजेटेड पर लागू होता है, रनिंग पे लागू होता है, ग्रुप सी पर लागू होता है। यानी प्रश्न संख्या 67 का आंसर होगा सी। अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट में ये लागू नहीं होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अंडर द रेलवे सर्वेंट पास रूल 1986 पास रूल 1986 डिपेंडेंट रिलेटिव डज नॉट इंक्लूड, यानी रेलवे कर्मचारी पास नियम 1986 में डिपेंडेंट में कौन शामिल नहीं है? तो इनवैलिड ब्रदर शामिल है, मैरिज सिस्टर लिविंग सेपरेटली, अनमैरिड और विडो सिस्टर, ये लोग शामिल हैं। कौन शामिल नहीं है? तो प्रश्न संख्या 68 का आंसर है, प्रश्न संख्या 68 का आंसर है सी,
मेरिट्स तो गलत लग रहा है। प्रश्न संख्या 68 का आंसर होगा सहानुभूति आधार पर नियुक्त विधवा की सास। ये इसमें बी आंसर होना चाहिए, बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। फॉर डिपेंडेंट रिलेटिव द इनकम सीलिंग अंडर द रेलवे सर्वेंट पास रूल 1986 इज। इसके लिए आंसर होना चाहिए प्रश्न संख्या 69 का बी 15%। और जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 68 डील किया था, इसमें होगा 68 में आंसर हो जाएगा आपका सी होगा दोस्तों। इसका मतलब होता है कि शादीशुदा बहन जो शादी के बाद अलग रह रही है वो उसके लिए है। आगे चलते हैं दोस्तों। ए प्रिविलेज पीटीओ मीन्स क्या होता है? 1/3 यानी पीटीओ में आपको 1/3 पैसा देना पड़ता है और टिकट होता है। आगे चलते हैं। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन डिफिनीशन ऑफ फैमिली अंडर पास रूल। पास नियमों के तहत परिवार की परिभाषा में कौन शामिल नहीं है? तो मैरिड डॉटर परिवार की परिभाषा में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेलवे पासेज एंड पीटीओ इज। ये क्या होता है मॉनेटरी वैल्यू? तो ये होता है एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोहिबिटेड एक्टिविटी अंडर रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966। रेलवे सेवाएं आचार नियम 1966 के तहत निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि निषिद्ध नहीं है? यानी पार्टिसिपेटिंग इन वेलफेयर एक्टिविटीज। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अंडर रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल प्रायर परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर। तो आपको कौन सा कार्य परमिशन लेकर करना आवश्यक है? तो अगर बाहरी रोजगार में संलग्न होते हैं तो आपको पूर्व अनुमति आवश्यक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। विच रूल प्रोहिबिट्स एक्सेप्टेंस ऑफ पेक्यूनरी एडवांटेज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर्स। हाँ, ठेकेदारों से मौद्रिक लाभ स्वीकार करने में कौन सा नियम रोकता है? तो यानी 75 का आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 75 का आंसर होगा ए नियम 3, क्योंकि नियम 5 में दिया है आपको राजनीतिक पार्टियों में भाग न लेने की। आगे चलते हैं। विच एक्टिविटी इज अलाउड अंडर रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल। रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल यानी आचार नियमों के तहत कौन सी गतिविधि की अनुमति है? यानी अगला प्रश्न है ये सी, आधिकारिक कल्याण गतिविधियों में भाग लेना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। व्हाट इज इंटाइटलमेंट अंडर लीव सैलरी व्हेन ए रेलवे सर्वेंट प्रोसीड्स ऑन एलएपी। रेलवे कर्मचारी एलएपी पर जाने पर अवकाश की पात्रता क्या होती है? वेतन की पात्रता क्या होती है? तो प्रश्न संख्या 77 का आंसर होगा ए फुल पे प्लस डीए। अगला प्रश्न चलते हैं। व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर वीआरएस फ्रॉम रेलवे सर्विस। तो आपको 20 साल की नौकरी होना आवश्यक है। रेलवे सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए न्यूनतम 20 वर्ष की सेवा आवश्यक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि सीटीजी कंपोजिट ग्रांट ट्रांसफर इज एडमिसेबल कब दिया जाता है? तो ओनली ऑन प्रमोशन, ओनली ऑन ट्रांसफर टू ए न्यू प्लेस, ओनली ऑन रिटायरमेंट, ट्रांसफर
प्रमोशन और रिटायरमेंट इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ स्टेशन, यानी 79 का आंसर होगा ये डी आपका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। CTG इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन, CTG की गणना किसके आधार पर की जाती है? तो CTG की गणना बेसिक पे एंड डिस्टेंस के आधार पर की जाती है। ठीक है, 80 का आंसर होगा ए। 80 का आंसर होगा ए। कंपनसेशन अंडर एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 इज पेएबल फॉर, यानी कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत मुआवजा किसके लिए दिया जाता है? तो ये प्रश्न संख्या 81 का आंसर होगा बी। इंजरी एराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। कंपनसेशन अमाउंट अंडर द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट इज बेस्ड ऑन, यानी अधिनियम के तहत मुआवजे की राशि किस पर आधारित होती है? मुआवजे की राशि होती है मंथली वेजेज एंड नेचर ऑफ इंजरी, यानी प्रश्न संख्या 82 का आंसर होगा बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 एम्स टू, हिंदी न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि आपका शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स में मिनिमम वेजेस को प्रोटेक्ट करना। प्रश्न संख्या 83 का आंसर हो जाएगा बी। अगले में चलते हैं दोस्तों। मिनिमम वेजेज आर फिक्स्ड बाय, 84 का आंसर होगा ए। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों तय करते हैं। अगले में चलते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एम्स टू, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इन्वेस्टिगेट एंड सेटल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच इज ए रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत कौन से प्राधिकृत अधिकारी हैं? तो ये है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की बात कर रहा है, तो इसमें हो जाएंगे हमारे लेबर कोड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग हाउ मेनी वर्कर मस्ट अपॉइंट अ सेफ्टी ऑफिसर, तो 1000 कर्मचारी पर एक सेफ्टी ऑफिसर होना अनिवार्य है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 88, रेलवे फैक्ट्रियों के लिए फैक्ट्री नियम के तहत अनिवार्य आवश्यकता क्या है? मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स अंडर फैक्ट्रीज एक्ट फॉर रेलवेज फैक्ट्रीज इज सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर्स, यानी 88 का आंसर हो जाएगा बी। ऑफिसर ऑफ विच रैंक एंड एबव आर देयर ऑन कंट्रोलिंग ऑफिसर फॉर काउंटर साइनिंग TA जनरल्स, तो ये होगा जो JG लेवल के अधिकारी होते हैं ना, यानी जूनियर्स एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के ऑफिसर होते हैं, वो अपनी TA पर खुद ही साइन करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। विच TA बिल डज नॉट रिक्वायर मंथली काउंटर साइन, 90 क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा परिवहन भत्ता पर कोई काउंटर साइन की आवश्यकता नहीं होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। राइट्स ऑफ पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी एक्ट 2016 रिप्लेस किया था, यानी 2016 एक्ट ने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया था? यानी 91 का आंसर हो जाएगा ए, पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 1995, उसको रिप्लेस करके 2016 में अमेंड हुआ, उसके बाद ये आया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों।
रिजर्वेशन फॉर बेंचमार्क डिजेबिलिटी इन गवर्नमेंट जॉब इज, यानी सरकारी नौकरियों में बेंचमार्क विकलांगताओं के लिए आरक्षण कितना परसेंट है? तो ये 4% है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एज पर द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिजेबिलिटी एक्ट बेंचमार्क डिजेबिलिटी रिफर्स टू ए मिनिमम डिजेबिलिटी ऑफ, यानी विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के अनुसार बेंचमार्क विकलांगता का अर्थ न्यूनतम कितना प्रतिशत विकलांगता होना चाहिए? तो ये 40% जो एक बेंचमार्क निर्धारित किया गया है कि जिसका विकलांगता 40% होगा उसी को लाभ ये दिया जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अंडर द राइट्स ऑफ पेंशन विथ डिजेबिलिटी एक्ट 2016 द एक्ट प्रोवाइड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, यानी विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत अधिनियम की स्थापना के लिए प्रावधान करता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये 94 का ए, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विथ डिजेबिलिटी, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त की नियुक्ति का प्रदान करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। विच इज नॉट अ कंडीशन फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, सहानुभूतिपूर्ण नियुक्ति के लिए कौन सी शर्त नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 95 का बी, इम्प्लाई मस्ट हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 10 years ऑफ सर्विस। ये ऐसा नहीं है, ट्रेनिंग पीरियड में मृत्यु होती है तो मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट इज नॉट गिवन इफ एम्प्लॉय 96 का सहानुभूतिपूर्ण नियुक्ति नहीं दी जाती है अगर कर्मचारी को डिसमिस रिमूव किया गया है तो उसे नहीं दी जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। हाउ इज द पेंशन ऑफ रेलवे सर्वेंट कैलकुलेटेड, रेलवे कर्मचारी की पेंशन की गणना किस प्रकार की जाती है? तो 10 महीने के अंतिम वेतन औसत के आधार पर, यानी प्रश्न संख्या 97 का आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। द डिसीजन फॉर मेडिकल डिकैटेगराइजेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इज टेकन बाय, यानी रेलवे कर्मचारी के चिकित्सा श्रेणी परिवर्तन मेडिकल डिकैटेगराइजेशन का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? यानी 98 का आंसर हो जाएगा बी, ये मेडिकल बोर्ड तय करेगा कि ये डिकैटेगराइज करना है या नहीं करना है। आगे चलते हैं दोस्तों। मेडिकली डिकैटेगराइज स्टाफ आर एब्जॉर्ब्ड इन, ठीक है, हाँ ठीक है, पोस्ट एज पर मेडिकल फिटनेस एंड अवेलेबिलिटी, यानी 99 का डी। मेडिकल डिकैटेगराइज कर्मचारी किसमें समाहित किए जाएंगे? यानी पद, चिकित्सा, फिटनेस और उपलब्धता के आधार पर। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। जीडीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो जीडीसी का फुल फॉर्म है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। प्रश्न संख्या 100 का आंसर है ए। आगे तरफ चलते हैं दोस्तों। और राजभाषा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सारी चीज़ें। भारतीय रेलवे की राजभाषा नीति किस पर आधारित है? भारतीय रेलवे की राजभाषा नीति किस पर आधारित है? तो प्रश्न संख्या 101 का आंसर है ए, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पर आधारित है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डू नॉट कम अंडर द रीजन बी अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल? तो यानी जो क्षेत्र बी, रीजन बी में आते हैं वो इसमें से कर्नाटक नहीं है, ये सारे बी में आते हैं। राजभाषा का एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सारी चीज़ों को डिस्क्राइब कर देंगे कि कौन से क में आता है, कितने ख में आते हैं, कितने ग में आते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाउ मेनी रीजन्स हैव बीन हाउ मेनी रीजन have states been classified into according to
ऑफिशियल लैंग्वेज आधिकारिक भाषाओं के नियम अनुसार राज्यों को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो ये 3 क्षेत्रों में, क, ख और ग क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया। अगले तरफ चलते हैं दोस्तों। हाउ मेनी लैंग्वेज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो फार? अब तक 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता दी जा चुकी है? तो अब तक 22 भाषाओं को मान्यता दी जा चुकी है। पहले 16 था और पहले 14 था, अब 8 जोड़ करके उसको 22 कर दिया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। विच स्टेट्स इज इंक्लूडेड इन रीजन ए? यानी इसमें ए क्षेत्र का कौन सा राज्य है? तो राजस्थान। अगले तरफ चलते हैं दोस्तों। हिंदी इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज। केंद्रीय कार्यालयों में हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाएगा आपको 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। हु इज द चेयरमैन ऑफ जोनल रेलवे ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी? तो जोन में जीएम काम करते हैं, डिवीजन में डीआरएम काम करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। सेक्शन 3 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम? आधिकारिक भाषाओं नियम की धारा 3 कब से प्रभावी हुई? यानी ये प्रभावी हुई 26 जनवरी 1965 से ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट इफेक्ट में आया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन टू बी हिंदी इन देवनागरी? केंद्र की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित किया गया? यानी ये आर्टिकल 343 का सब रूल 1 में। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 वाज असेंटेड टू बाय द प्रेसिडेंट ऑन? आधिकारिक भाषाओं अधिनियम 1963 पर राष्ट्रपति की स्वीकृति कब की गई? यानी 10 मई 1963 की। धन्यवाद दोस्तों, आगे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।